हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने लेक्चर नंबर 9, जिसका टाइटल है फ्लूइड मैकेनिक्स। और एज यूजुअल इस वीडियो के दो सेगमेंट होने वाले हैं। पहले सेगमेंट में हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे और दूसरे सेगमेंट में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो सीरीज़ है जिसमें हम 20 डेज़ में जो जेई मेन के 20 चैप्टर्स हैं, 20 से ज़्यादा चैप्टर्स यहाँ पे निपटाने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम फ्लूइड मैकेनिक्स में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन किया जाता है कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इस रेशियो को कहा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और ये आपको याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें एट 4 डिग्री सेल्सियस, वो होती है 1 ग्राम पर ml, और या इसे कह सकते हैं कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसे कह सकते हैं कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो इसका मतलब यदि हम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिख रहे हैं, यदि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हम मान लें कि हम इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमने लिखा है और नीचे वाटर की डेंसिटी लिखी है ग्राम पर मीटर क्यूब में, यानी कि 1, तो ये कहलाएगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सब्सटेंस की डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसके बाद हम चलते हैं पास्कल्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि यदि एक हमारे पास स्टैटिक फ्लूइड है, इन अ स्टैटिक फ्लूइड, आपके पास ऐसे पॉइंट्स हैं जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रखे हैं, तो उन पॉइंट्स के ऊपर जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर एट पॉइंट्स which are at same horizontal level, is same। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है लाइक दिस, इस तरीके से एक कंटेनर है और कंटेनर में जो है फ्लूइड भरा हुआ है। तो इस बॉटम से जो आपके पास ग्राउंड है, ग्राउंड से मान लीजिए आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो क्योंकि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल हैं, तो इन तीनों पॉइंट्स का जो प्रेशर होने वाला है वो प्रेशर की वैल्यू सेम होने वाली है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। तो यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि एक फ्लूइड होना चाहिए, किसी भी एक टाइप का फ्लूइड होना चाहिए, यानी कि जिन पॉइंट्स की बात हम कर रहे हैं वो एक सिंगल फ्लूइड में एग्जिस्ट करने चाहिए, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लेवल सेम होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर भी सेम होगा। ठीक साहब, आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं कि प्रेशर के बारे में, कि प्रेशर किसी लिक्विड की डेप्थ के साथ किस तरीके से वेरी करता है। प्रेशर इन अ फ्लूइड, तो एक आपको ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि एयर जो होती है वो अपने कांटेक्ट में आने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो हम कह सकते हैं कि यदि आपके पास एक ओपन कंटेनर है तो ओपन कंटेनर की सरफेस पर एयर के द्वारा लगाए जाने वाला जो प्रेशर है वो प्रेशर को कहा जाता है PATM के बराबर, या उसको P0 भी आप कह सकते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स इस सरफेस पर एग्जिस्ट करते हैं उन पॉइंट्स का प्रेशर जो है वो P0 PATM के बराबर होता है, और P0 की वैल्यू जो होती है वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होती है, या अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
या अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ पास्कल के बराबर इनकी वैल्यू होती है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर की वजह से एक्सर्ट किया जा रहा है। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है अंदर, लिक्विड के अंदर एक पॉइंट है और उसकी गहराई जो है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है गहराई, यानी कि डेप्थ। इस लिक्विड, इस पॉइंट की जो डेप्थ है उसकी सरफेस से नापी जाती है, डेप्थ आप जानते हैं, ये स्मॉल h के बराबर है। लिक्विड फ्लूइड जिसकी बात हम कर रहे हैं उसकी डेंसिटी रो है, और ये जो है अंडर ग्रेविटी जो है अर्थ की सरफेस पे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि प्रेशर एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ पॉइंट एट द सरफेस, यानी कि P ATM, प्लस उस पॉइंट से जो सरफेस पे रखा है ρGH। तो ये आपके पास एक जनरल पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू होती है, और इस प्रेशर को एब्सोल्यूट प्रेशर कहा जाता है। तो आपको किसी पॉइंट पे प्रेशर निकालना है तो उसके ऊपर जो सरफेस पे पॉइंट होगा उस पे प्रेशर होगा P ATM, और नीचे H गहराई में आए हैं तो प्लस ρGH वाला फैक्टर आपके पास आ जाएगा। रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड H इज द डेप्थ। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं, इसमें हाइड्रोलिक्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक अरेंजमेंट है, और जिसमें एक U शेप का हमारे पास एक पाइप है, और इसका ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A1 के बराबर है, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है और उस पिस्टन का जो एरिया है वो कितना है, A2 के बराबर है। यहाँ पे जो है फ्लूइड भरा हुआ है, पूरा कंप्लीटली फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड जो है हमारे पास इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, और नॉन विस्कस भी है। तो यदि यहाँ पर एक फोर्स लगाया जाता है F1 के बराबर, और यहाँ पे एक फोर्स लगाया जाता है F2 के बराबर, और पूरा सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों फ्लूइड्स के लेवल जो हैं वो एक समान है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। ये इक्विलिब्रियम में जो है ये कंडीशन रहती है कि प्रेशर इन दोनों पॉइंट्स का जो है वो एक समान रहता है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ में कहा था कि यदि आपके पास एक स्टैटिक लिक्विड है, स्टैटिक लिक्विड का मतलब लिक्विड एट रेस्ट, तो एक लिक्विड के अंदर एग्जिस्ट करने वाले सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो दो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर प्रेशर एक समान होता है। तो मैंने इस पॉइंट पे प्रेशर लिखा, इस पॉइंट पे प्रेशर लिखा, और दोनों प्रेशर को इक्वेट कर दिया, तो आपको रिजल्ट मिलता है F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। ठीक, तो ये जो है फॉर्मूला आप याद रखें। अब इसके बाद हम सीखते हैं नेक्स्ट कि फोर्स ऑन अ वॉल, फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ वॉल, तो मान लीजिए आपके पास एक इस तरीके का एक बॉक्स है, और इस बॉक्स का जो विड्थ है वो B के बराबर है, और आपके पास H हाइट तक जो है वो लिक्विड भरा हुआ है, और लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो के बराबर है। इस तरीके से बॉक्स है, समझ गए। ये बॉक्स है साहब, ये इसकी जो ब्रेड्थ है वो B के बराबर है, और इसकी जो हाइट है लिक्विड की वो H के बराबर है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू रो। तो ये जो सामने वाला फेस आपको जो दिख रहा है, ये सामने वाला फेस जो दिख रहा है, इस लिक्विड की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स की जो वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू आपको याद रखनी है, कितनी होगी ये, ρGB H² डिवाइडेड बाय 2। ये फोर्स की वैल्यू होती है ρGB H² डिवाइडेड बाय 2। ये फोर्स की वैल्यू आप फॉर्मूला जो है आप याद रखें। और यदि इस फोर्स का टॉर्क आप देखना चाहते हैं इस बॉटम वाली लाइन के अक्रॉस, इस लाइन के अबाउट यदि आप इसका टॉर्क देखना चाहते हैं इस फोर्स का, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू ρGB H³ डिवाइडेड बाय 6। ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल h की वैल्यू है कि ये लिक्विड की हाइट जो इस कंटेनर में भरी हुई है, और जिस फेस पे आपसे पूछा जा रहा है टॉर्क या फोर्स, और उसका ये क्या है, विड्थ है साहब। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बायंसी फोर्स के बारे में। तो बायंसी फोर्स,
तो बायनेंसी फोर्स क्या होता है कि जब कोई सॉलिड एक कंटेनर में मान लीजिए वो इस तरीके से सबमर्ज्ड है और उसका कुछ पोर्शन जो है वो लिक्विड के अंदर है और कुछ पोर्शन जो है वो लिक्विड के बाहर है, और इस लिक्विड के पार्टिकल्स की वजह से इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, दैट इज एक्चुअली अ कांटेक्ट फोर्स। एक कांटेक्ट फोर्स है लिक्विड और इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन होती है इसकी, और इस फोर्स को बायनेंसी फोर्स कहा जाता है। इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसमें ये ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड, यानी कि इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का कितना परसेंट वॉल्यूम, नॉट परसेंटेज बट कितना वॉल्यूम जो है वो डूबा हुआ है। तो यहां पे लिखूंगा मैं वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी, इनटू जी। ये बायनेंसी फोर्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। और इसके ऊपर और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, एक इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर बायनेंसी फोर्स लगता है, एक इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स mg के बराबर लग रहा होता है। अब इनमें से जो भी फोर्स जो है ज़्यादा होगा उसी डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट होने लगता है। ये लॉज ऑफ मोशन में आपने सीख रखा है। अब यदि हम बात करें कि ये कंटेनर यदि एक्सेलरेट होने लगे ऊपर की डायरेक्शन में और नीचे की डायरेक्शन में, तब इस बायनेंसी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है। तो यहाँ पे आप ये भी याद रखें कि यदि आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर में ये जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है और यहाँ पे ये एक्सेलरेट हो रहा है कंटेनर अपवर्ड डायरेक्शन में विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, तो यहाँ पे बायनेंसी फोर्स की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है और हो जाती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू g प्लस a। ये हो जाती है बायनेंसी फोर्स की वैल्यू एक्सेलरेटेड कंटेनर के केस में। और यदि कंटेनर का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, यदि कंटेनर का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, सो बायनेंसी फोर्स की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है आपके पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू g माइनस a। ये सब आपके बायनेंसी फोर्स की वैल्यू इन एक्सेलरेटेड कंटेनर। अब हम आगे चलते हैं और सीखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो मान लीजिए आपके पास एक पाइप है जिसके क्रॉस सेक्शन जो हैं वो अलग अलग हैं, क्रॉस सेक्शन जो हैं अलग अलग हैं। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A1 के बराबर है और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A2 के बराबर है। एक आइडियल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड जो है वो इसके अंदर जो है फ्लो हो रहा है, और जो फ्लो का जो टाइप है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो हम यहाँ पे मान रहे हैं। पूरे चैप्टर में जो फ्लो है हमें स्ट्रीमलाइन लेना है। तो यहाँ पे लिक्विड का जो फ्लो है उसकी स्पीड जो है v2 के बराबर है, यहाँ पे जो लिक्विड का फ्लो है वो किसकी स्पीड जो है v1 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट A1 एरिया इंटू स्पीड v1 इज इक्वल टू एरिया इंटू स्पीड v2। ये रिलेशन जो है होल्ड करता है। ऐसे ही आप मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई और भी एरिया है, ये वाला एरिया जो है वो आपके पास एरिया A3 है, यहाँ पे स्पीड आप v3 मान लीजिए, सो इज इक्वल टू A3 v3 भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, A3 v3। अब ये जो टर्म है एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी, इसको कहा जाता है dv बाय dt। इसको वॉल्यूम फ्लो रेट कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लो रेट। d वॉल्यूम बाय dt, वॉल्यूम के चेंज होने का रेट, इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू स्पीड। ये आपके पास होता है वॉल्यूम फ्लो रेट। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस जो है पूछे जा चुके हैं जेईई मेंस में। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम, ये आपको याद रखनी है और आपको लगाना सीखना है कि कैसे इसको लगाया जाता है। तो मान लीजिए आपके पास एक पाइप है एक, और उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो ऐसा है, नॉन यूनिफॉर्म सा क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे मैंने मान लिया कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है A1 के बराबर है, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A2 के बराबर है, यहाँ लिक्विड की जो स्पीड है V2 के बराबर है, यहाँ लिक्विड की स्पीड जो है V1 के बराबर है। लिक्विड इसके अंदर जो है वो इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस टाइप का आपके पास लिक्विड है साहब यहाँ पे, ठीक है।
और स्ट्रीमलाइन तरीके से वो फ्लो हो रहा है। एक रेफरेंस लाइन से, एक रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो इनकी हाइट्स हैं वो h1 और यहाँ की जो हाइट है वो h2 के बराबर है। मैं सेंटर की हाइट यहाँ पे ले रहा हूँ। इस पाइप का जो सेंटर है उसकी हाइट इस ग्राउंड लेवल से या किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है वो h1 और h2 के बराबर है। यहाँ पे जो प्रेशर है फ्लूइड की वजह से, इसके लेफ्ट में जो फ्लूइड होगा उसकी वजह से इस पॉइंट पर प्रेशर जो है P1 के बराबर है और इसके आगे जो फ्लूइड है उसकी वजह से इस पॉइंट पे प्रेशर जो है P2 हो रखा होगा। ठीक, काफ़ी सारे केसेस में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होता है, लेकिन कई बार जो है अलग अलग प्रेशर भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग प्रेशर हो सकता है, यहाँ पे कुछ अलग प्रेशर हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको दोनों तरफ जो है एयर ही मिलता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM के बराबर इसकी वैल्यू हो जाती है, वो बात की बात है। तो इन सारी क्वांटिटीज़ में क्या रिलेशन होता है वो आप देखिए। प्रेशर P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये रिलेशन इन सारी क्वांटिटीज़ के बीच में होता है। और एक क्वेश्चन तो आप मान लीजिए आना ही आना है पेपर में, बर्नौली से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये इक्वेशन आप रट लीजिए, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके ये जो मार्क्स हैं ये पक्के हो जाएंगे। ठीक है साहब, 4 नंबर आपके पक्के हो गए साहब। अब हम इस बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हमारे पास है स्पीड ऑफ एफ्लक्स। स्पीड ऑफ एफ्लक्स, तो ये आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में भरा हुआ है लिक्विड। कंटेनर में भरा हुआ है लिक्विड और कंटेनर में लिक्विड की जो हाइट है वो कैपिटल H के बराबर है। ये लिक्विड का डेंसिटी जो है वो रो के बराबर है और ये जो कंटेनर का एरिया है बेटा, कंटेनर के बेस का एरिया, कंटेनर के ढक्कन का एरिया वो कैपिटल A के बराबर है। यहाँ पे एक होल बना रखा है, एक ऑरिफिस, एक छेद यहाँ पे बना रखा है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है स्मॉल a के बराबर है और यहाँ से लिक्विड जो है वो फ्लो हो रहा है बाहर की तरफ। लिक्विड जो है फ्लो हो रहा है बाहर की तरफ। ये ग्राउंड पर ये सारा अरेंजमेंट जो है हमने रख रखा है। डेंसिटी रो है, ये आपके पास स्मॉल a क्रॉस सेक्शन एरिया का आपके पास एक ऑरिफिस है और इस ऑरिफिस का जो लोकेशन है टॉप मोस्ट लेवल से वो स्मॉल h के बराबर है। इस समय लिक्विड की हाइट कैपिटल H तक है ग्राउंड से और इस होल की पोजीशन इस टॉप लेवल से स्मॉल h के बराबर है। तो यदि हम मान लें कि यहाँ पे स्पीड इसकी V1 के बराबर है, लिक्विड की स्पीड ऊपर से नीचे आने की V1 के बराबर है, V1 रफ्तार से लिक्विड नीचे आ रहा है और यहाँ से V2 रफ्तार से जो आपका लिक्विड है वो बाहर निकल रहा है। तो V2 की जो वैल्यू है इन सारी वैल्यूज़ की टर्म्स में कितनी आती है वो कैसे निकालते हैं, पहले आप वो सीखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ से जो लिक्विड है, एक स्ट्रीम लाइन, एक पार्टिकल्स की जो चेन है वो इस रास्ते से जा रही होगी। कोई भी आप एक स्ट्रीम लाइन पकड़ लीजिए, कोई भी एक आप पार्टिकल्स के मूवमेंट की जो चेन है वो आप पकड़ लीजिए। तो एक यहाँ से पार्टिकल्स इस रास्ते से चलते चलते बाहर की तरफ निकल रहे होंगे, तो मैं स्ट्रीम लाइन पर लगा सकता हूँ बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन देखिए कैसे लगाएंगे, क्योंकि यदि ये कंटेनर खुला हुआ है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ का प्रेशर जो है वो PATM के बराबर होगा। मैं खुले कंटेनर की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। और प्लस हाफ इंटू रो इंटू V1 स्क्वायर प्लस रो G कैपिटल H। मैंने इसको रेफरेंस मान लिया है और इस रेफरेंस से इस पॉइंट की जो हाइट है वो कितनी है, कैपिटल H के बराबर। तो मैंने ये पूरी टर्म जो है यहाँ पे लिख दी है, इज इक्वल टू। अब इस स्ट्रीम लाइन के एक तरफ की मैंने सारी बातें लिख दी हैं, स्ट्रीम लाइन के दूसरी तरफ ये सारी बातें मुझे फिर से लिखनी है। तो इसके राइट साइड में प्रेशर कितना है, क्योंकि हवा है दूसरी तरफ, तो PATM के बराबर यहाँ पे प्रेशर है, प्लस इसकी स्पीड जो है लिक्विड की V2 है यहाँ पे। सो हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्लस रो G कैपिटल H माइनस स्मॉल h।
ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नीचे से जो हाइट है इस रेफरेंस लेवल से वो कितनी है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, यानी कि दिस इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। एक इक्वेशन आपके पास ये आ जाती है। दूसरी इक्वेशन में लगा सकता हूं कि यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो a के बराबर है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल a के बराबर है, यहाँ पे स्पीड v1 के बराबर है, यहाँ पे स्पीड v2 के बराबर है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे a इंटू v1 इज इक्वल टू a इंटू v2, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस जो है आपको इस्तेमाल करनी होती है ऐसे क्वेश्चंस में। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है v2 इज इक्वल टू, यानी कि स्पीड ऑफ लिक्विड दैट इज कमिंग आउट ऑफ दिस ऑरिफिस v2, इसको स्पीड ऑफ एफ्लक्स भी कहा जाता है। स्पीड ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g स्मॉल h डिवाइडेड बाय 1 माइनस a स्क्वायर बाय कैपिटल A स्क्वायर। ये रिजल्ट जो है आपको यहाँ पे मिलता है। तो आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि स्मॉल h इज द डेप्थ ऑफ दिस ऑरिफिस फ्रॉम द सरफेस। इस सरफेस से जो डेप्थ है इस ऑरिफिस की वो स्मॉल h है, और इस पूरे कंटेनर में जो ग्राउंड से आपके पास हाइट थी लिक्विड की कैपिटल H, उस बात पे ये स्पीड डिपेंड नहीं करती है। ये डिपेंड कर रही है कि आपका ऑरिफिस इस सरफेस से कितना नीचे है। जितना ज़्यादा नीचे होगा हमारा ऑरिफिस उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से जो है लिक्विड बाहर निकलेगा, और नीचे जो है 1 माइनस स्मॉल a स्क्वायर अपॉन कैपिटल A स्क्वायर है। अब यदि यहाँ पे हम एक अप्रॉक्सीमेशन मान लेते हैं, इफ ये जो स्मॉल एरिया है, एरिया ऑफ ऑरिफिस, यदि ये बहुत छोटा है इन कंपैरिजन द एरिया ऑफ द कंटेनर, तो क्या होता है, इफ a इज मच लेस देन कैपिटल A, तो यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेशन मान सकते हैं कि जो लिक्विड की स्पीड है कंटेनर की वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 के बराबर है। ये वाली जो स्पीड है अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर इसको मान सकते हैं। तो इससे हमें रिजल्ट मिलता है v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। तो आप ये जो आपके पास अप्रॉक्सीमेशन है, आप हमेशा क्वेश्चन में इस चीज़ के लिए हमेशा वॉच आउट करें कि क्या एरिया के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। बहुत ज़्यादा यदि गैप है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो आपके पास अप्रॉक्सीमेशन के बाद रिजल्ट आता है इसे टॉरिसेली थ्योरम कहा जाता है, दैट v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। कोई एरिया वेरिया का लफड़ा नहीं, डायरेक्ट आप इस लेवल से आप इसका डेप्थ निकाल लीजिए और अंडर रूट 2gh के बराबर जो है आपको स्पीड ऑफ एफ्लक्स मिलने वाला है। अब यहाँ से जो लिक्विड के पार्टिकल्स निकल रहे हैं, लिक्विड जो निकल रहा है वो अंडर ग्रेविटी जो है मूव कर रहे हैं, अंडर ग्रेविटी मूव कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की आपको कंडीशन मिल जाती है। तो यदि आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर में एक होल है, और होल की जो डेप्थ है वो h है, स्मॉल h, यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है इस समय, यहाँ से v2 स्पीड से लिक्विड निकल रहा है, पिचकारी जो है चल रही है v2 स्पीड से ऐसे 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 जा रही है। तो मैं यहाँ मान सकता हूँ कि ये वाली जो आपके पास डिस्टेंस है वो रेंज के बराबर है, और ये वाली जो डिस्टेंस है आपको मालूम ही है कितनी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें निकाल सकता हूँ कि यहाँ से लिक्विड को इस ग्राउंड तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, कैपिटल T, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। ये आपने पढ़े होंगे काइनेमेटिक्स में फॉर्मूले, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h माइनस स्मॉल h बाई जी। और यदि आप इस रेंज को निकालना चाहते हैं तो रेंज का फॉर्मूला होता है v2 इंटू कैपिटल T, v2 इंटू कैपिटल T। तो आपको ये रिजल्ट मिलता है अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल H इंटू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स h माइनस स्मॉल h बाई जी। ठीक, तो इस तरीके से आप जो है रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखें कि इसकी स्पीड कितनी है और यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लग रहा है। टाइम का फॉर्मूला आपको मालूम है अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाई जी, 2 टाइम्स दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जी। ठीक, कर लेंगे साहब, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें कि आपके पास प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं कि एक कंटेनर है और कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और उस कंटेनर के बॉटम में एक हमने ऑरिफिस कर दिया है, होल कर दिया है। तो कितने समय के बाद ये जो पूरा लेवल है ये 0 के बराबर हो जाएगा, या कितने समय के बाद ये लेवल जो है ये लिक्विड का आधा रह जाएगा। तो टाइम की कैलकुलेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते रहे हैं और आ भी सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं एक केस ले रहा हूँ, यहाँ पे टाइम की कैलकुलेशन है, टाइम टेकन टू एम्प्टी। तो आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में जो है एक छोटा सा ऑरिफिस बना हुआ है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है कैपिटल HI हाइट तक। HI हाइट तक जो है लिक्विड इसमें भरा हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा ऑरिफिस है और जिस ऑरिफिस का एरिया जो है वो बहुत बहुत छोटा है एरिया ऑफ कंटेनर से। एरिया ऑफ कंटेनर से बहुत बहुत छोटा है ऑरिफिस का एरिया। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से जो लिक्विड नीचे आ रहा होगा उसकी स्पीड जो है वो काफी कम रही होगी। तो t बराबर 0 पर मैं कहूं कि लिक्विड का लेवल जो है वो H इज इक्वल्स टू HI के बराबर है और t इज इक्वल टू टी पर जो लिक्विड का लेवल है बेटा वो कम हो जाता है और लिक्विड का लेवल जो है हो जाता है मान लीजिए HF के बराबर। लिक्विड की हाइट जो है वो HF के बराबर रह जाती है, HF एट t इज इक्वल्स टू टी। तो आपको समय बताना है कि कितने समय में कि ये लेवल जो है वो HI से HF हो जाएगा और उसका फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू कैपिटल A बाय स्मॉल a अंडर रूट ऑफ 2HI बाय G माइनस अंडर रूट ऑफ 2HF बाय G। ये रिजल्ट जो है आपको मिलता है कि ये टाइम है कि HI से HF पानी का लेवल करने में कितना समय आपको लग रहा है। यदि आपको पूरा समय निकालना है कि बिल्कुल खाली हो जाए टैंक, पूरा खाली हो जाए टैंक, तो इसका मतलब HF की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइम टेकन टू कंप्लीटली एम्प्टी, टाइम टेकन फॉर कंप्लीटली एम्प्टी the tank is equal to t is equal to capital A by small a under root of 2HI by G। ये आपको रिजल्ट जो है मिल जाएगा बिकॉज कैपिटल HF की जो वैल्यू है हमने 0 कर दी, यानी फाइनल जो हाइट है लिक्विड की वो 0 के बराबर जब हो जाएगी तो हमारा टैंक पूरा खाली कहलाएगा और उस पूरा टैंक खाली करने के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल A अपॉन स्मॉल a अंडर रूट ऑफ 2HI बाई G। ठीक है, आगे चलते हैं। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।